अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ। अगर भरत तिवारी वाले मामले में भी सरकार ने तत्परता दिखाई, एक आयोग का गठन कर दिया। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति, चूंकि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री जी के पास है, उसमें और सुधार की जरूरत है। बांकीपुर विधानसभा की चर्चा नहीं होगी तो दर्शकों को भी लगेगा कि भाई प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, अब जो परिणाम आना है वो आ चुका है। कहाँ चुका? सरकार के तंत्र में अधिकाधिक लोग सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं जी, जो लोग आगे चलकर नई पीढ़ी को तैयार करने का काम में लगेंगे। इस प्रकार से इस वॉल्यूम में लोगों को मौका मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे बूथ जहां पर आरजेडी को भारी रूप से बहुमत मिलता रहा, वहां पर भी प्रशांत किशोर जी को मत मिला है। जी, तो हमारा कुछ मतदाता, कुछ हवा वाले मतदाता और कुछ राजद के मतदाताओं ने मिलकर एक समीकरण बनाकर बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई। लंबे समय से मांग चल रही थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात चल रही थी, जो बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में जाते थे। आपको लगता है कि सरकार ने एक बड़ा प्रयोग किया है और ये प्रयोग बिहार में सफल? सम्राट चौधरी 100 दिन सरकार के, हम शुरुआत शिक्षा से करेंगे, किस रूप में लेते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप स्वराज पोस्ट न्यूज चैनल को देख रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी। अभी हाल ही में बांकीपुर का चुनाव भी संपन्न हुआ है। साथ ही साथ बिहार में पहली बार भाजपा कोटे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हुए हैं। हम शुरुआत सम्राट सरकार के 100 दिन से करते हैं। संतोष पाठक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अनुप्रिया। लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार ने बिहार में एक विकास की लकीर खींची। विरोधी भी मानते हैं, सड़कें बनी, बिजली, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में काम हुआ। सम्राट चौधरी 100 दिन सरकार के, हम शुरुआत शिक्षा से करेंगे, किस रूप में लेते हैं? देखिए, डेवलपमेंट जो है उसके 3 प्रमुख पैरामीटर्स होते हैं जी। पहला होता है कनेक्टिविटी का, संपर्कता का जी, और उस संपर्कता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बिहार आज के समय में देश का सबसे अग्रणी राज्य है। जी, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आप भारत के अन्य राज्यों में जाइए, जो विकसित राज्य हैं वहां पर भी जाएंगे तो जितनी बेहतर कनेक्टिविटी आज के समय पर बिहार में है, जी, जी, इतनी बेहतर कनेक्टिविटी आपको अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। वहां पर यह हो सकता है कि हमसे बड़े हाईवेज कुछ मिले, ये मैं मानता हूं, लेकिन लोकल एरियाज का जो नेटवर्किंग है सड़कों का, उस मामले में बिहार ने नीतीश कुमार जी के समय से ही, और आज सम्राट जी के सरकार के 100 दिन से ज्यादा हो गए, इन सभी 20-22 वर्षों में बिहार ने देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो एक बड़ा आयाम था जिसको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के शासन में हमने हासिल किया। दूसरा आयाम आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जी, जी। और शिक्षा जो है वो व्यक्ति जो सड़कों पर व्यापारी के नाते नहीं भी चलता हो, वो एक साधारण कामगार भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोगों के जीवन में है। आप ये देखेंगे कि जो विकास का जो क्रम है, इस क्रम में समाज के अधिकाधिक वर्ग जो हैं अब वो आकर धीरे धीरे जुड़े हैं। जी, जी। और जो समृद्धि है वो अक्रॉस द कम्युनिटीज, मतलब लगभग सभी जाति वर्गों में समृद्धि आई है। जी, जी। और उस समृद्धि का सबसे बड़ा द्योतक पहचान क्या है कि आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो मुझे ध्यान है कि जब लालू जी ने बिहार को छोड़ा था, जहां पर 2005 में लगभग 40-45 हजार करोड़ रुपए का अपना बजट होता था बिहार का, और आज ये आंकड़ा लगभग 3,47,48 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। वहां से यहां तक की यात्रा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के जीडीपी में जुड़ी है पिछले 20 वर्षों में। जी, जी। और जब पैसा बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पर समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिलता है। जो एक्यूट गरीबी में जी रहे थे, जिसको हम लोग बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग कहते थे, आज उसमें से अधिकाधिक लोग उस प्रकार के मैंने कहा सकते जो गहन गरीबी है उससे लोगों को बाहर आने का मौका। लेकिन संतोष जी, बीच में रुकेंगे, क्योंकि देखिए सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 100 दिन पूरे हुए हैं और ये गठबंधन की सरकार में शिक्षा विभाग भी बीजेपी को मिला है। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बने हैं और जिस तरह से 100 दिनों में मॉडल स्कूल खुले हैं, डिग्री कॉलेज प्रखंडों में खुले हैं, उसी सवाल पर आना चाहेंगे। हम भी उसी पर आ रहे हैं।
मैं ये जो बात मैं कह रहा था उसको एस्टैब्लिश मैं ये करना चाह रहा था कि समाज के सभी वर्ग शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए हैं जी। तो जो अधिकाधिक वर्ग जो बेहतर हुए हैं पिछले 20 वर्षों की एनडीए की सरकार में बिहार में, अब उनके भी एस्पिरेशन सामने आ रहे हैं और वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं और जो मॉडर्न शिक्षा है जो युगानुकूल हो, समय के अनुकूल हो, वो उसकी जो व्यवस्था बनाई जानी थी उसको सम्राट जी के नेतृत्व में माननीय मिथिलेश तिवारी जी के मार्गदर्शन में इस काम को हम लोगों ने करने का काम किया है। जी। जैसे आप ये देखिए कि 100 दिनों के अंदर 211 डिग्री कॉलेजेस खोलना जी जी और लगभग 3700 प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करके और लगभग वो समापन के दौर पे है। ये अपने आप में एक अनूठा ये है। मैं कुछ दिनों पहले अभी कई लोगों के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर मैं देख रहा था कि जो बिहार की जिन लोगों ने नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की थी, वैसे भी लोग अब बिहार सरकार के इस प्रकार की इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। और उनका मानना है कि जो सरकार के तंत्र में अधिकाधिक लोग सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं जी, जो लोग आगे चलकर नई पीढ़ी को तैयार करने का काम में लगेंगे, इस प्रकार से इस वॉल्यूम में लोगों को मौका मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 551 से ज्यादा मॉडल विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं जहां पर रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी, जहां पर एआई की पढ़ाई होगी, जहां पर ड्रोन्स की पढ़ाई होगी जी। आगामी जो ह्यूमन सेटलमेंट है दुनिया भर में, उसमें आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिस भी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ पढ़ाई की आवश्यकता है, उस प्रकार की पढ़ाई माननीय सम्राट जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अगले कुछ दिनों में 551 मॉडल विद्यालयों में शुरू होगा। लेकिन एक सवाल बड़ा कि देखिए, चूंकि सरकार 2005 से आप भी मान रहे हैं कि बिहार में पहले क्या होता है उसमें नहीं जाते हैं, 2005 के बाद क्या हो रहा है। आपकी सरकार यानी गठबंधन की सरकार, डिप्टी सीएम आपके रहे, पहले स्वर्गीय सुशील मोदी जी रहे, फिर तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी रही, फिर विजय सिन्हा रहे और ये क्रम जो है आपका आगे बढ़ता रहा। सम्राट जी भी डिप्टी सीएम रहे। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई, लंबे समय से मांग चल रही थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात चल रही थी, जो बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में जाते थे। आपको लगता है कि सरकार ने एक बड़ा प्रयोग किया है और ये प्रयोग बिहार में सफल होगा? एकदम सफल होगा। देखिए, दुनिया भर में जो नए टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं, बिहार में लोगों के पास जब तक मौका नहीं था तब तक नहीं था। यहाँ के ही लोग बाहर जाकर इस प्रकार के विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे, इस प्रकार के इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे। अब बिहार में ही रहकर अगर इस प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था अगर हमें मिलेगी तो हम क्यों बाहर जाएंगे? जी जी। और सिर्फ छात्र बाहर नहीं जाते थे, इकोनॉमी भी बाहर जाती है। अगर किसी के पिताजी बिहार में रह के 50,000 रुपया महीने के कमा रहे हैं और वो बच्चे की पढ़ाई में 20,000 रुपये दिल्ली में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में अगर खर्चा कर रहे थे, तो 20,000 रुपया जो बिहार के हिस्से में आना था वो तो बाहर जाकर खर्च हो रहा है। उसको भी रोकना है। ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा था, उसके साथ जो वेल्थ ड्रेन हो रहा था, उस वेल्थ ड्रेन को भी रोकने की जो पूरी कोशिश है, कवायद है माननीय सम्राट चौधरी जी की, वो अपने आप में बहुत अप्रिशिएबल है। और आप देखिए, जैसे अभी अब थोड़ा सा शिक्षा देखिए, आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आपका मीडिया से भी लंबा समय से मीडिया से भी आप जुड़े रहे हैं और लगातार पार्टी का पक्ष रखते हैं। अब सीधे सीधे छोटे छोटे सवालों पर आ जाते हैं। संतोष पाठक जी, आप बक्सर के रहने वाले हैं, सीधे एकदम ईमानदार व्यक्ति हैं और ज्यादा लाग लपेट में आप रहते नहीं। हम सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ लेते हैं। सम्राट चौधरी जी ने डिग्री कॉलेज खोल दिया, विद्यालय आ गए, प्रोफेसरों की बहाली हो गई, अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ। अगर भरत तिवारी वाले मामले में भी सरकार ने तत्परता दिखाई, एक आयोग का गठन कर दिया। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति, चूंकि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री जी के पास है, उसमें और सुधार की जरूरत है? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो नीति माननीय नीतीश कुमार जी की थी, हमारी सरकार सम्राट चौधरी जी के भी नेतृत्व में उसी नीति पर चल रही। जी जी। और जो भी व्यक्ति गलत करेगा उसको त्वरित सजा अगर नहीं मिलेगी तो जिस प्रकार से न्याय की व्यवस्थाओं पर धीरे धीरे क्रम में लोगों का विश्वास का ह्रास हो रहा है, उस प्रकार की स्थिति नहीं बनने देना है बिहार में। बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर अभी हमें इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है जी, और ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार में आकर इन्वेस्ट करें। इसकी एक अवधारणा माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में अभी तक जो झलक दिखाई पड़ रही है। तो आपको कानून व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा और सरकार ने उसी दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जी। जैसे सुल्तानगंज ईओ का जिस प्रकार से
हत्या हुई उनके कराले में, उसके अगले ही दिन अपराधी की इनकाउंटर हुई। और अगर इस प्रकार की स्थिति अगर हम नहीं रखेंगे, इस प्रकार की स्थिति को नहीं पैदा करेंगे, तो आने वाले समय में जो अपराधियों का जो मनोबल धीरे धीरे एक अनुक्रम में बढ़ने की संभावना थी, उसको अगर कुंद नहीं करेंगे तो समाज स्थिर नहीं होगा। और समाज अगर स्थिर नहीं होगा तो बिहार में कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए, अब इस तमाम बातों को, आपकी तमाम बातों को मान लेते हैं, क्योंकि आपने साफ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से चीजें चल रही थी, सम्राट जी उसको और आगे लेकर जाएंगे। बांकीपुर विधानसभा की चर्चा नहीं होगी तो दर्शकों को भी लगेगा कि भाई प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, अब जो परिणाम आना है वो आ चुका है। कहाँ चूक हो गई? देखिए, हम लोग तो शाश्वत राजनीतिक दल हैं भारत के। जब से 1951 में पहला चुनाव हुआ, 1953 में 52-53 में जो पहला चुनाव हुआ, तब से हम लोगों ने भारत की इस लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है इसमें हम भागीदार हैं और सशक्त रूप से समाज के लिए हमने काम किया है। डेवलपमेंट सबसे बड़ा मॉडल है आज की डेट में देश में, जिसको अटल जी ने शुरू किया, मोदी जी ने उसको शिखर तक पहुंचाया है, बिहार में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया और आज सम्राट जी के मार्गदर्शन में वो चल रहा है। जी जी, आप पूरे बांकीपुर में आप किसी व्यक्ति को मिल लीजिए, वो ये नहीं कहेगा कि विकास नहीं हुआ है हमारा। जी, डेवलपमेंट में, विकास के मुद्दों में कहीं किसी भी प्रकार की कमी, माननीय जब तक नवीन जी विधायक रहे पिछले 20 वर्षों में, वो, उसके पहले उनके पिताजी, या जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, मैं स्वयं प्रचार में जब जाता था तो लोग कहते थे कि भैया आज 10 साल पहले आप यहाँ आते तो इस प्रकार से नहीं चल सकते थे। लोगों के जीवन में हमने परिवर्तन किया था और वो परिवर्तन बेहतरी के लिए था। जी, कुछ चुनाव ऐसे आते हैं जीवन में जिसको ठीक ढंग से कैटर नहीं कर पाते हम लोग कई बार, जैसे विशेष करके उपचुनाव का एक इतिहास है बिहार में। जी, 2009 में भी हम लोग 18 उपचुनाव हुए थे जिसमें 13 हार गए थे। जी, तो पूरे दुनिया ने हमें राउंड ऑफ कर दिया था कि नहीं, खाता बही जो है एनडीए का बिहार से साफ हो गया। जी, जी, 2022 में भी, बोचा में भी लोगों ने कहा था। जी, ये तो 2 चुनाव तो मुझे याद है, इसके अलावा और कई अन्य उपचुनाव हुए होंगे। तो ये नहीं है कि कोई चूक हो गई हमसे, हमने पूरी रणनीति के साथ जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ने का कोशिश किया, लोगों से उनका मताधिकार का प्रयोग करके हमारे पक्ष में मत दे, इसका भी हम लोगों ने मांग किया लोगों से। कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि लोगों के मन में ये बात आई होगी, थोड़े बहुत बदलाव की बात थी स्थानीय स्तर। लेकिन संतोष जी, चूंकि आप संगठन में हैं और लगातार ग्रासरूट लेवल पर काम करते हैं, तो सवाल इसीलिए आप ही से पूछ लेते हैं कि जो बांकीपुर का रिजल्ट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हार जीत लोकतंत्र के एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ सवाल हैं जो अब सोशल मीडिया का जमाना है, बातें जो हमारी हो रही हैं कहां तक पहुंचेंगी? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो रुख था जनता का, जनता के मन में एक आक्रोश था आपकी बिहार में सरकार, केंद्र में सरकार, और लगातार एक खास वर्ग की उपेक्षा, उसके दिमाग में ये बातें थी, भरत तिवारी का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, आपको लगता है कि थोड़ा भांपने में गलती हो गई? नहीं, ऐसा समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग सामाजिक राजनीतिक मुद्दे उठते रहे जी, और उन मुद्दों के बीच में हमें अपना स्थान बनाना है। समाज की किसी भी वर्ग की उपेक्षा करना तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे या संघ परिवार की पूरी योजना का हिस्सा ही नहीं रहा। जैसे दुनिया भर में अनेक प्रकार के वाद हैं जी, और हमारा दर्शन है, हम एक आत्मदर्शन वाले लोग हैं, और एक आत्मदर्शन की जब बात होती है तो सिर्फ राष्ट्र के विकसित होने या उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर नहीं, एकात्म मतलब देश के समाज में हर प्रकार के व्यक्ति का विकास एक ही प्रकार से होना चाहिए, सबके जीवन में उन्नति आनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, इसलिए हम बार बार मैं बता रहा हूँ। जी जी, और ऐसा कोई समाज नहीं है जिसकी उपेक्षा हमने की। एक बात बताइए, बहुत पुरानी एक डिमांड थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की 10% जी, उसको किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया। जी, पूरा किया कि नहीं किया? और उस वर्ग से आने वाले जितने भी अगड़े वर्ग के, अगड़ी जातियों के जो बच्चे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस परिवर्तन को लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? हमारी है। और जब इस बात को मैं आत्मसात करता हूं या पार्टी भी जब इस विषय को आत्मसात करती है, तो समाज में जहां तक प्रतिनिधित्व देने की बात है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात है, अगड़े वर्गों को खास सेक्शंस में
अगर कोई कमजोर रह जा रहा है उसको ठीक करने की बात है, बिहार में उच्च जाति आयोग गठन करने की बात है। जी जी। तो इन सभी मामलों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही इस बात को आगे बढ़ाया है। और लोगों के जीवन में कुछ कुछ मुद्दे तत्कालीन दृष्टि से आते हैं जिसको लोग कभी कभी बड़ा बना देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी बड़ी बात है कि समाज हमको इस नाते बेरुख कर देगा। और इस चुनाव में भी मैं आपको बता रहा हूं, हमें लगभग 45,000 वोट प्राप्त हुए हैं जी इस बांकीपुर के उपचुनाव में। जी। ये जो 45,000 वोट है ये अगले वर्गों के बिना है क्या? लेकिन संतोष जी, आप जहां 45 न्यूनतम आप जीते हैं 50,000 वोट से, जो मैं आपको एक बात किसी भी दौर में ये सीट आप नहीं हारे। परिसीमन के बाद पटना पश्चिम में रामानंद यादव होते थे, जब नवीन किशोर सिन्हा जी की एंट्री हो जाती है तो शहरी क्षेत्र में माना जाता था कि दुनिया इधर से उधर बीजेपी का शहरी पढ़े लिखे मतदाताओं पर, जब नीतीश जी और आरजेडी एक साथ गई तब भी आप जीते। कई परिस्थितियां आई, पार्टी में झंझावत आया, बीजेपी ने भी उतार चढ़ाव देखा, लेकिन कम से कम पटना के शहरी क्षेत्र में जो प्रभाव रहा है वो बांकीपुर में इस बार जो सिमटा है, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंतन का विषय है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई हमारा कोई डिस्कनेक्ट नहीं था, उस समाज से हमारा कोई डिस्कनेक्ट नहीं है जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूं जी। 45,000 मतों में अगले समाज का वोट नहीं है, 100% वोट है जी। हमारे कैडर का वोट हमको मिला है जी। जो हवा वाले जो वोट होते हैं जी जी, जो अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर वोट देते हैं, ऐसे मतदाताओं का समर्थन हमें प्राप्त नहीं हुआ जी। हमारे ऐसे 27,000 मतदाता जिन्होंने पिछले बार जी वोट दिया था हमें, वो इस बार टर्न अप ही नहीं हुए वोट देने के लिए जी। हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय वो है कि वो मतदाता अपने बूथों तक क्यों नहीं पहुंचा। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव में किन कारणों से हारे हैं इसकी समीक्षा तो हो ही रही है। एक समीक्षा तो बड़ी समीक्षा का विषय ये भी है कि ऐसे बूथ जहां पर आरजेडी को भारी रूप से बहुमत मिलता रहा, वहां पर भी प्रशांत किशोर जी को मत मिला है जी। तो हमारा कुछ मतदाता, कुछ हवा वाले मतदाता और कुछ राजद के मतदाताओं ने मिलकर एक समीकरण बनाकर प्रशांत किशोर जी को अभी सदन में भेजा है। लेकिन इस प्रकार के लोग बुलबुले के जैसे राजनीति में आते हैं और चले जाते हैं जी जी, उनका कोई अस्थायित्व। चलिए, अब प्रशांत किशोर पर अगले एपिसोड में जब आपको बुलाएंगे चर्चा करेंगे। अभी 100 दिन सम्राट सरकार के शिक्षा पे चर्चा हो गई। अब चूंकि हम आपसे सीधे सीधे अब फाइनल एक फिगर पे आते हैं कि 100 दिन सम्राट सरकार के बहुत सारी चीजें भी हैं। देखिए, डेवलपमेंट अगर है तो उसका फायदा सिर्फ सत्ता को नहीं मिलता, विपक्ष को नहीं मिलता, बिहार के 14 करोड़ लोगों को मिलता है। सीधे सीधे आते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें आपको लगता है कि पूरी प्राथमिकता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है? हमारी प्राथमिकता में जब नीतीश जी तीसरी बार जीत कर आए, चौथी बार 2020 में जी, तब तक हम लोगों ने बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया हुआ था जी। उसके बाद हमारा सबसे मुख्य मॉडल ये था कि बिहार में एक औद्योगिकरण की शुरुआत होनी चाहिए जी। और बिहार में जो लैंड के इशूज रहे, सुशील जी जब जिंदा थे तो उनसे कई बार इस बारे में बात होती थी, तो सुशील जी ने कई बार बताया कि संतोष जी, हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और जनसंख्या बड़ी है, लैंड के पट्टे जो हैं वो छोटे हैं, लेकिन वो समाज के एस्पिरेशंस के रूप में सामने नहीं आ रहा था कि अब हमको औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। 20 के चुनाव के बाद आप देखेंगे कि समाज में एक परिवर्तन आया है। समाज भी चाहता है कि बिहार में उद्योगों का विकास होना चाहिए। और धीरे धीरे जनता के अंदर से जब डिमांड उठने लगी तो फिर सरकार ने भी उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा और आगे बढ़े। आज मैं 2-3 जो विषय है इसमें बहुत प्रमुखता से जनता को जिस विषय को जानना चाहिए जी, पहला है एमएसएमईज का जी। सम्राट जी ने पिछले 100 दिनों में बिहार में एमएसएमईज के डेवलपमेंट पर कैसे काम हो सकता है उसका एक बड़ा खाका उन्होंने पैदा किया। उसमें आज बिहार में लगभग जो टोटल जीडीपी है बिहार की, उसमें 34% हिस्सा, लगभग 25 से 30% हिस्सा जो एमएसएमईज का है जी। और कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर यही है एमएसएमईज का जी। और 15 क्लस्टर्स में बांधकर, कहीं एग्रीकल्चर में, कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, कहीं अलग अलग सेक्टर्स में इस प्रकार के काम को सरकार ने बढ़ावा दिया है जी जी। कल भी एक ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए था जिस पर अभी समाज को और ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे बगल में झारखंड है जी। और स्टील का प्रोडक्शन, जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं स्टील के प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, किसी का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है, किसी का कहीं हो रहा है, कहीं का कुछ हो रहा है। बिहार में भी उसके लिए एक संभावना थी जिस पर अभी तक समाज ने ही उस प्रकार से नहीं देखा था, तो सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया।
कल सम्राट जी ने लगभग 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। उसमें आप जाएंगे तो जो ग्रेस ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में बनाने वाली है, जिसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके अलावा नक्षित आयरन एंड स्टील है, लंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर है, श्याम स्टील है, शाकंभरी इस्पात है, समृद्धि स्टील है। इस प्रकार के एमएसएमई से और जो बिगर इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बीच के मध्यम आकार के ये उद्योग होंगे। और आने वाले समय में जो उन्होंने कल सम्राट जी ने नारा भी दिया है कि बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार जी, इस नारे के साथ बिहार सरकार आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में आगे जाने वाली है। समाज में शांति रहे, इस नाते लॉ एंड ऑर्डर को भी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस पर पूरी चुस्ती से काम किया है। और धीरे धीरे जो समाज आज तक बाहर जाता था जी, आज वो समाज कैसे बिहार में ही रह के बिहार के समृद्धि में अपना योगदान करे, इस पूरे योगदान को ध्यान में रखते हुए, इस विषय को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी सम्राट जी ने उठाई है। पूरी पार्टी, पूरा समाज उनके साथ है और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम बिहार के लोगों को मिलने वाला है। संतोष जी, आपने कई सारी जानकारियां दे दी और हम सीधे आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे कि चूंकि केंद्र में आपकी सरकार, प्रचंड बहुमत, बिहार में 202 अब 201 सीट और बिहार में बहुमत का जो आंकड़ा होता है 122 का होता है, तो सरकार के सेहत पर कोई अंतर नहीं, लेकिन जनता का एक जो विश्वास मिला है उस विश्वास की कसौटी पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आप बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के बारे में जो मैं दिल्ली रहा हूं कई वर्षों तक जी, और उस दौर में जब नीतीश जी ने धीरे धीरे बिहार में परिवर्तन लाना शुरू किया तो बिहार के बारे में जो परसेप्शन था लोगों के मन में, उसको बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत से बदला है जी, बिहार के अंदर भी, बिहार के बाहर भी। और जो समाज मेहनती होता है, जो समाज उन्नति करना चाहता है और जो समाज हठ जोड़ी से एक प्रकार से हट करके आगे बढ़ रहा हो, उस समाज को हर प्रकार की शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, बाहर जाकर भारत का नाम कमाने का क्षेत्र हो, आप साइंसेज में आप आगे बढ़ें, आप जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भारत की और बिहार की एक बहुत इंटीग्रेटेड भूमिका कुछ दिनों में डेवलप होने वाली है। जो मेहनत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 वर्षों में की है, उसका प्रभाव भी अब धीरे धीरे देश दुनिया को दिखने लगा है जी। तो वो जो ग्लोबल कैपेसिटी जो भारत की बढ़ेगी, उसमें बिहार भी एक प्रमुख हिस्सेदार बने, यही शुभकामना मैं बिहार के लोगों को देना चाहता हूं। सम्राट सरकार के 100 दिनों को संतोष पाठक, जो बीजेपी बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, एक बड़ी चुनौती के रूप में मानते हैं और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में जो गठबंधन की सरकार ने जिस एक अभियान को, डेवलपमेंट को आगे रखकर काम को बढ़ाया है, 100 दिनों में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी उसमें 4 चांद लगाए हैं। जनतंत्र में जनता मालिक है। कई सारे सवालों के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री